हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्थान क्लासेस में। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यह अध्याय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन हर परीक्षा में हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाता है। तो इसलिए हम इस अध्याय को बारीकी से जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम गति के बारे में जान लेते हैं। गति यानी कि मोशन यानी कि चाल क्या होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी गति करते हुए सड़क पर। जैसे आप मान लीजिए आपने बाइक को चलते हुए देखा होगा, ट्रक, बस, रेलगाड़ी, खुद पैदल इंसान चलता है वो भी गति करता है। दौड़ रहा होता है, कुत्ते दौड़ रहे हैं, मान लीजिए हवा चल रही है वो भी मोशन में है। हवा हमें दिखती नहीं, लेकिन हम जैसे पेड़ हिलते डुलते हैं उससे हमें पता चलता है कि हवा चल रही है और यानी कि ये गति कर रही है। मछलियाँ तैरती हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो वो भी गति है। तो सारी जो भी चीज़ें कुछ न कुछ गतिमान अवस्था में है। और ये हमारे देखने के नज़रिया पर भी डिपेंड करता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गति होती क्या है, उसके बाद में हम देखने के नज़रिए के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये नज़रिया क्या है और हमें कैसे क्या क्या लगता है, कैसे होता है। तो आखिर ये चाल या फिर गति होती क्या है। तो समय के अनुसार किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाए, यानी कि समय के अनुसार किसी भी वस्तु को स्थिति में परिवर्तन आ जाए, वह उस वस्तु की गति कहलाती है। या फिर यह कहें या फिर ऐसे कह लें कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है, तो इस अवस्था को वस्तु की गति कहते हैं। सरल भाषा में कहें, समय अनुसार वस्तु का स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाता है। यानी कि मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल पहुंचे, जो कि आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, और आपने वह दूरी मान लीजिए 5 घंटे में तय की। तो आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, यानी कि समय के अनुसार चेंज हुई ना। आपने कितना टाइम लिया उस दूरी को तय करने के लिए। तो जो टोटल डिस्टेंस है उसको तय करने में जितना आपको टाइम लगा, यानी कि मान लीजिए अब 10 किलोमीटर आपने 5 घंटे में तय करी मान लीजिए, तो 1 घंटे में कितनी दूरी का तय करी, यानी कि 2 किलोमीटर। यानी कि आपकी चाल हुई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में आप 2 किलोमीटर चल पाए। तो यह आपकी गति है। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन में भी वही बताया गया है कि समय अनुसार वस्तु की स्थिति की परिवर्तन गति कहलाता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण किया गया, आपके द्वारा चला गया, आपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि हम पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएं। ये 10 किलोमीटर की दूरी या 20 किलोमीटर की या फिर जो भी दूरी आप तय कर लें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ दूरी को तय करने में समय लगता है। तो जो समय के साथ स्थान परिवर्तन होता है वही गति कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि सड़क पर चलती हुई कार, जो मैंने अभी आपको बताया, जो एग्जाम्पल्स हैं, बहती हुई नदी, नदी भी गति करती है। नदी में आप बोट देखी होगी आपने चलती हुई, वो भी गति करती है। वायुयान है वो हवा में उड़ता है, वह भी गति करता है, उसकी भी स्पीड होती है। दौड़ता हुआ लड़का या चलता हुआ कोई बच्चा, तो गति। अब गति को हम सिंपल भाषा मतलब उसको हम कैसे निकालते हैं, तो जो भी डिस्टेंस है आपकी, जितनी भी दूरी आपने कवर की है और कितने समय में कवर की है, तो समय का भाग हम अगर दूरी में दे दें तो हमें गति का मान मिल जाएगा कि गति हमारी कितनी है। आप चाहे तो किलोमीटर में निकाल सकते हैं, या फिर मीटर में निकाल सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर्स में निकाल सकते हैं, मिलीमीटर्स में, जो भी आप चाहें। तो दूरी का मात्रा कई सारे होते हैं। दूरी आपने देखी होगी कि हम किलोमीटर में भी नापते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कि दिल्ली जाना है तो वो 200 किलोमीटर हमें चल के जाना पड़ेगा, या 200 मीटर बाइक चलानी पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि आप स्कूल जाते हैं तो केवल वहाँ पर 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर जाना होता है, तो वहाँ पर कुछ अलग समय लगेगा। अब दिल्ली जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो जो हमारी जो एवरेज स्पीड होती है उसी को हम गति कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर चाल चली और 5 घंटे में तय करी, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या है, 5 का हम यदि भाग देते हैं 10 में, तो 5 अगर भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटे में आप 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, यह आपकी गति हो गई। तो फॉर्मूला क्या हुआ, गति बराबर दूरी बटे समय।
लेकिन गति को हम और आगे अच्छी तरीके से जानेंगे कि क्या होता है। तो आपने अभी मैंने बताया आपको, अभी आपसे मैंने डिस्कस किया था कि देखने का नज़रिया क्या होता है। कभी आपने देखा होगा चलती हुई बस में, जैसे आप बैठे होंगे, अभी कभी आपने सफ़र किया होगा, तो चलती हुई बस में हम सब बैठे हैं, मान लीजिए हमारे साथ और भी साथी बैठे हैं, तो हमने कभी देखा होगा कि हम सब तो विराम अवस्था में हैं। जो हमारे साथ अंदर साथी लोग बैठे हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, या फिर कलीग्स हैं, जो भी बैठे हैं आपके पास, वो इस विराम अवस्था में होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ साथ गति कर रहे होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बाहर झांक के, जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनको देखा होगा पीछे की साइड में गति, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं कर रहे होते हैं वो। तो हमारे देखने का नज़रिया वही होता है, मैं नज़रिए की बात कर रहा हूँ, ना कि स्पीड की। अब पेड़ पौधे तो स्टेबल होते हैं, वो तो विराम अवस्था में रहते हैं हमेशा। तो हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो जो पेड़ पौधे हैं सड़क के किनारे लगे हुए, वो पीछे की तरफ गति कर रहे हैं। जो आपने पट्टी देखी होगी, जो सड़क के किनारे पट्टियाँ, सफ़ेद-सफ़ेद पट्टी का पेंट किया जाता है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ गति कर रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि बस आगे की तरफ गति कर रही है। वह तो सब स्टेबल है, सड़क की जो पत्तियाँ हैं, वो भी स्टेबल हैं, पेड़-पौधे हैं, वो भी स्टेबल हैं, लेकिन हम गति कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मान लीजिए सड़क के किनारे कोई खड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है आपका परिचित, और तो उसको पहचान लेते हैं हम कि वो वस्तु वहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन हमें जैसे ही गाड़ी उसके पास से निकलती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ गति कर गया, पीछे की तरफ निकल गया। तो हमें ऐसा लगता है, लेकिन जो स्टेबल वस्तु है, यानी कि जो स्टेबल है वहाँ पर, जो खड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, और चलती हुई बस को देख रहा है, और चलती हुई बस में आप बैठे हुए हो, तो आपको देख रहा है, तो समझ लीजिए उसके लिए आप गति कर रहे हो। आप नहीं कर रहे हो, जबकि बस गति कर रही है, बस चल रही है, आप तो नहीं दौड़ रहे हो ना, आप तो केवल बस में बैठे हो, आप तो स्टेबल हो, आप विराम अवस्था में हो, लेकिन गति कौन कर रही है? बस। बस में आप बैठे हो, इसलिए आप भी उसके साथ गति कर रहे हो, लेकिन आप जो एक्चुअल में आपकी जो स्थिति है, वह विराम अवस्था में है। जैसे आप मान सकते हो, जैसे हमारी जो पृथ्वी है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यानी कि गतिमान अवस्था में है। घूर्णन अवस्था भी करती है, घूर्णन भी एक अपनी धुरी पर घूमती भी है, और एक वृत्ताकार पथ में सूरज का चक्कर भी लगाती है। तो 2 तरह की गति करती है हमारी पृथ्वी। लेकिन हमें प्रतीत क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि हम भी पृथ्वी के साथ-साथ घूर्णन कर रहे हैं। हम भी उसके साथ गोल घूम रहे हैं। हमें पता इसलिए नहीं लगता। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, मान लीजिए कि बहुत से लोगों को चक्कर आ जाता है। चक्कर कैसे आ जाता है? जैसे मान लीजिए आप ऊँचे झूले में बैठ गए हो, और वो लगातार तेज़ी-तेज़ी से चल रहा है। उससे अभ्यास नहीं है, तो उसको चक्कर आ जाता है। चक्कर किस वजह से आता है? तो उसे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्टेबल हैं, लेकिन ये जो गति कर रहा है, उसकी वजह से उसे लगता है कि ये गति कर रहा है। दूसरी चीज़ें, सारी चीज़ें उसे गति करती हुई प्रतीत होती हैं, इस वजह से उसको दिमाग को चक्कर आने लगता है। खैर छोड़िए, वो अलग टॉपिक है। मैं ये बता रहा था कि अब हमारी पृथ्वी 2 तरह की गति करती है। कौन सी गति? एक घूर्णन गति और एक वृत्ताकार गति, वृत्ताकार पथ पर गति करती है, जो सूरज के चारों तरफ गति करती है। हमें प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम भी उसके साथ दोनों गति, हम उस पर स्टेबल हैं। हम स्टेबल हैं, या मान लीजिए हम बैठे हैं, या चल भी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कभी प्रतीत नहीं होता कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है या फिर गति कर रही है। जो वृत्ताकार पथ पर जो गति कर रही है, वो कर रही है, वृत्ताकार गति कर रही है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम भी उसके साथ साथ ही वृत्ताकार गति कर रहे हैं और घूर्णन गति भी कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, तो गति कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर थोड़े पॉइंट्स अलग दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक समान गति और असमान गति। अब ये क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उस गति को हम एक समान गति कहते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि मान लीजिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं, तो कोई एक ही स्पीड से चल रहे हैं, मान लीजिए एक ही स्पीड से चल रहे हैं, ना हमने गति को कभी बढ़ाया और ना ही घटाया है, केवल एक समान गति से हम चले जा रहे हैं। मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं हम, तो मैंने बताया 10 किलोमीटर है, और हमने 5 घंटे में उसे तय किया, तो हमारी स्पीड कितनी आई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कई बार हम ऐसा भी किया हमने
कि किसी घंटे में हम 3 किलोमीटर पैदल चले और किसी घंटे में हम 1 किलोमीटर पैदल चले। फिर मान लीजिए और घंटों में 2-2 किलोमीटर पैदल चले। तो ये एक समान गति नहीं है, क्योंकि हमने कभी स्पीड को घटा दिया और कभी बढ़ा दिया। एक समान गति कौन सी रहेगी? हम एक ही स्पीड में चलते रहें, यानी कि हर घंटे हम 2 किलोमीटर ही चलें। हर घंटे 2 किलोमीटर, हर घंटे 2 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर या फिर 100 मीटर, जितना भी चलें। लेकिन एक एक्चुअल टाइम में मान लीजिए हमने 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करी, तो आगे वाले 10 सेकंड में भी हम 100 मीटर की ही दूरी तय करें, उससे आगे भी हम 100 मीटर की दूरी तय करेंगे केवल 10 सेकंड में, तो यह हमारी एक समान गति हुई। या फिर यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी परिभाषा है कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल मान लीजिए आप साइकिल पहले सेकंड में आपने 20 मीटर की दूरी तय करी, दूसरे सेकंड में भी आपने 20 मीटर की दूरी तय करी, तीसरे सेकंड में भी आपने 20 मीटर की दूरी तय करी, तो आगे भी ऐसे ही आप साइकिल चलाते रहे, ऐसे ही गति करते तो रहे, तो यह एक समान चाल होगी। साइकिल आप चला रहे हो, वह एक समान चाल से चला रहे हो। अभी आप दूसरा ले सकते हैं, एक दूसरी गति होती है, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है असमान गति। असमान गति क्या होती है अब? तो असमान गति जब कोई वस्तु या फिर व्यक्ति समान समय अलग अलग समय में अलग अलग गति तय करे, यानी कि उस गति को मान लीजिए जब कोई वस्तु या व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करे तब उस गति को असमान गति कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अभी आप साइकिल चला रहे थे एक स्पीड से, यानी कि हर सेकंड 20 मीटर चला रहे थे। पहले 20 मीटर आपने एक सेकंड में तय किया, दूसरे सेकंड में आपने भी 20 मीटर तय किया दूरी। लेकिन अब आपने क्या किया, अपनी गति को थोड़ा बढ़ा दिया या फिर घटा दिया, यानी कि अभी आप पर सेकंड 20 मीटर चल रहे थे, 20 मीटर की दूरी तय कर रहे थे, लेकिन अभी आपने क्या किया, अभी थोड़ी स्पीड बढ़ा दी साइकिल की और आपने 30 मीटर की दूरी तय कर ली अगले सेकंड में। लेकिन आप थक गए या फिर आपको लगा कि नहीं मैं तेज चल रहा हूँ, तो आपने स्पीड को घटा दिया, यानी कि जो आप एक्चुअल पहले चल रहे थे उससे भी कम कर दिया। तो आप मान लीजिए अब आपकी चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में अब आप 10 मीटर चल रहे हो। तो पहले क्या था, अभी देखेंगे आप अगर इस पे गौर करेंगे तो आपने देखा होगा कि पहले सेकंड में आपने 20 मीटर की दूरी तय करी, लेकिन अगले सेकंड में उससे अगले सेकंड में आपने 30 मीटर की दूरी तय करी। लेकिन अगले सेकंड में आपको लगा कि मैं तेज चल रहा हूँ या फिर कोई और भी वजह हो सकती है, उसकी वजह से आपने स्पीड घटा दी, तो आपने 10 सेकंड की या 10 मीटर की या फिर 5 मीटर की दूरी तय करी। तो यही जो गति है वह असमान गति कहलाती है, क्योंकि आपने समय तो वही रहा, जो समय ले रहे थे आप उस समय में एक समान समय में आपने अलग अलग दूरियां तय की, तो इस गति को हम क्या कह सकते हैं, असमान गति कहेंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी। अभी हम आते हैं, आगे चलते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं गति की दर के मापन के बारे में। गति की दर को कैसे नापते हैं, गति को हम नापते कैसे हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब जान लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए अभी मैंने आपको एक समान चाल पढ़ाई थी। एक समान चाल में क्या था कि पर सेकंड जो भी आपका समय था, समान समय में आप समान दूरी तय कर रहे थे, तो उसकी गति भी समान ही हो गई। यानी कि मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपने 10 किलोमीटर की दूरी आपने 5 घंटे में तय करी, तो आपकी जो पर घंटे की स्पीड थी वो 2 किलोमीटर थी, यानी कि आप हर घंटे 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे, क्योंकि आपकी समान चाल थी, क्योंकि आप प्रत्येक घंटे 2 किलोमीटर दूरी ही तय कर रहे थे। यानी कि दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि साइकिल वाला, तो आप साइकिल चला रहे थे, पर जो पर सेकंड था, हर एक सेकंड आप 20 मीटर चला रहे थे, क्योंकि उस चाल में कोई बदलाव नहीं था, तो इसीलिए आपकी जो दर थी वो भी 20 मीटर प्रति सेकंड ही थी। लेकिन जब मैंने आपको असमान गति पढ़ाई, तो उसमें आपकी जो गति थी वो प्रति सेकंड बदल रही थी, चेंज हो रही थी, उसमें चेंजिंग आ रही थी स्थिति में, उसकी में जो वो गति कर रही थी, तो पर सेकंड वो चेंज कर रही थी। तो जो मान लीजिए आप अब कि जो मैंने बताया आपको कि एक पहली सेकंड में वो 20 मीटर की उसने दूरी तय करी, दूसरे सेकंड में उसने
30 मीटर की दूरी तय करी, अगले सेकंड में उसने तीसरे जो सेकंड थी उसमें 10 मीटर की दूरी तय करी। ऐसे ही आप मान लीजिए और भी उसने टोटल 10 सेकंड तक चाल करी अपनी, और वो भी डिफरेंट, यानी कि उसमें चेंजिंग आती रही, तो वह असमान गति होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात उसने, अब हम जान लेते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? तो औसत चाल क्या होती है? तो औसत चाल, जो हमने टोटल दूरी कितनी तय करी, अगर हम उस टोटल दूरी को जोड़ लें आपस में हम उस टोटल दूरी को जोड़ लें, यानी कि 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, जो भी आपने तय करी, वो 10 सेकंड में जो 10 चाल हमने चली अलग अलग डिफरेंट में जो चेंज होती रहीं, उन सबको हम आपस में जोड़ लें, और जो टोटल समय आपको जो लगा है, जो टोटल समय कितना लिया आपने, यानी कि 10 सेकंड चाल करी आपने, 10 सेकंड आपने गति करी, तो जो टोटल जो आपने दूरी तय करी, यानी कि मान लीजिए आपने 100 मीटर की दूरी तय करी उस 10 सेकंड में, तो हम उसमें अगर 10 का भाग देते हैं तो हमारी जो औसत चाल निकल के आएगी, वह निकल के आएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपको औसत चाल का, कि तय की गई कुल दूरी बटे समय अवधि, कुल समय अवधि, यानी कि कुल टोटल समय आपको कितना लगा। हम समय को हमेशा टी से डिनोट करते हैं, और जो तय की गई दूरी होती है उसको कैपिटल डी से या फिर स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और जो हमारी चाल होती है उसको वी से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में वेलोसिटी वी लिखते हैं, वेलोसिटी। आगे हम जानेंगे वेलोसिटी के बारे में, तो आप उसकी टेंशन ना लें, वो भी बता देंगे आपको कि वेलोसिटी क्या होती है। तो अभी मैंने आपको केवल ये बताया कि चाल क्या होती है, अभी हम वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि औसत चाल का। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी वो 2 सेकंड में तय कर देती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल निकालने को बोला गया यहाँ पे। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि उसका फॉर्मूला क्या था। उसका फॉर्मूला था v बराबर एस बटे टी, यानी कि अगर मान लें v क्या है, यहाँ पर औसत चाल बताएगी, और एस मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी डिफरेंट चाल हैं उनको दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो 16 प्लस 16। अब यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा, आपने अभी जब पढ़ा कि 16 मीटर की दूरी है वो 4 सेकंड में चलता है, लेकिन बाद में 16 मीटर की दूरी वो 2 सेकंड में तय कर देता है। तो 4 और 2 को हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि टोटल समय जो लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल दूरी कितनी हो गई? 32 मीटर, और टोटल समय कितना हो गया? 6 सेकंड। तो अब हम अगर 6 को इससे 32 में भाग दें तो टोटल चाल हमारी कितनी निकल के आएगी? जो औसत वेग निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा औसत चाल? तो 5.33 मीटर प्रति सेकंड, यह इसकी चाल निकल के आएगी। तो यहाँ पर औसत चाल क्या हो गई? 5.33 मीटर प्रति सेकंड। जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया वो यहाँ पर मैंने लगाया है v बराबर एस बटे टी। तो वही फॉर्मूले से यहाँ पर ये पूरा सवाल सॉल्व हो रहा है। तो ऐसे ही आपको और भी सवाल सॉल्व करने होंगे, आपकी बुक में दिए होंगे। आपके पास बुक नहीं है तो उसकी टेंशन ना लें, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप PDF यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। अभी मैंने बताया आपको चाल के बारे में, यानी कि गति के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेग के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम चाल चलते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि आप यहाँ से स्कूल गए, घर से स्कूल गए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कौन सी दिशा में गए। तो वह चाल जो दिशा को भी लेके चले, जो दिशा उसमें मैंडेटरी हो जाए, वह वेग कहलाता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए, अभी मैंने बताया आपको वेग क्या होता है, कि वेग मैंने मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड बता दिया आपको। जो हमारी चाल है मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन वेग में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो आपका दिशा होती है वो मैंडेटरी होती है।
दिशा के साथ चाल ही वेग कहलाती है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा निश्चित दिशा में प्रति सेकंड तय की गई दूरी वेग कहलाती है। यह एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि उसमें चाल मैंडेटरी नहीं है, निश्चित चाल नहीं है, आप किधर भी चल सकते हैं, वहाँ पर चाल का कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। जैसे मान लीजिए बल, अभी मैं आपको कहूँ कि मैंने बल लगाया, तो आप सबसे पहले आपका यही सवाल होगा कि कहाँ लगाया, यानी कि किस दिशा में लगाया। आपके कहाँ का मतलब है किस दिशा में, वह दिशा पूछ रहे हैं आपकी। बल आपने लगाया, किस में लगाया, यानी कि कहाँ लगाया। बल हमेशा किसी एक निश्चित दिशा में ही लगाया जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस पेड़ में धक्का मारिए, यानी कि फोर्स लगाइए, तो जब आप धक्का लगा रहे हैं तो किसी एक निश्चित दिशा में धक्का लगाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि उसको उखाड़ देंगे, केवल आप धक्का लगा रहे हो, उसे पुश कर रहे हो उस पेड़ को, तो किसी न किसी निश्चित दिशा में आप फोर्स कर रहे हो उसे, यानी कि विस्थापन कर रहे हो। विस्थापन के बारे में भी आगे जानेंगे हम, केवल अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसका। विस्थापन भी एक सदिश राशि है, वह वेग का ही उदाहरण है। मोमेंटम होता है। इन सभी को बताने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत होती है। तो वह चाल, वह गति, यानी कि यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा निश्चित दिशा में प्रति सेकंड तय की गई दूरी वेग कहलाती है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपको मेंशन किया हुआ है 8.2.1 दिशा के साथ चाल, जहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपके कोने में। यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि किसी वस्तु की गति की दर और अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। यानी कि आप मान सकते हैं कि जो हमें चाल होती है, जो गति होती है, उसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल और केवल न्यूमेरिक होता है। यानी कि मान लीजिए हमारी चाल कितनी है कि जी 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन आपने पूछ लिया वेग कि आपका वेग कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा उसके साथ साथ दिशा भी। यानी कि मेरी जो चाल है वह पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल है, या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, तो जो उसके साथ आप दिशा भी बता रहे हो वही वेग है। यानी कि चाल के साथ हम दिशा को भी जोड़ना पड़ता है, उसमें मैंडेटरी हो जाता है, तो वही वेग कहलाता है। आइए चाल और वेग में अंतर जान लेते हैं कि चाल जो हमारी गति है और जो वेग मैंने अभी बताया उसमें अंतर क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो चाल, इसमें केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, लेकिन वेग में परिमाण के साथ ही दिशा की भी ज़रूरत होती है, दिशा का होना भी जरूरी होता है। चाल सदैव धनात्मक होती है, जबकि वेग धनात्मक भी हो सकता है या फिर ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि आप कहें, जैसे मान लीजिए मैं फेस करके जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ, जैसे मान लीजिए ये कोई बच्चा है, ये मान लीजिए ये फेस कर रहा है, ये मान लीजिए इसका फेस इधर है, अब ये ऐसे गति कर रहा है आगे की तरफ, तो ये इसकी पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई। लेकिन इसका मुंह पॉजिटिव, जैसे मैंने ये तीर बनाया हुआ है ये वाला, इधर ही रहे, लेकिन यह उल्टी चाल चले, यानी कि पीछे की ओर गति करे इधर, तो यह हो जाएगी इसकी नेगेटिव वेलोसिटी। यानी कि यह हो जाएगी इसकी नेगेटिव वेलोसिटी, और जब मुंह इधर होगा और इधर गति करेगा तो ये हो जाएगी इसकी पॉजिटिव वेलोसिटी। मान लीजिए पूरब में चल रहा है, लेकिन पूरब की तरफ ही मुंह हो उसका, मुंह उसका पूरब की तरफ ही हो, तो वह पॉजिटिव हो गई उसकी पॉजिटिव वेलोसिटी। लेकिन पूरब की तरफ ही मुंह रख के वह चले पश्चिम की तरफ, तो वह उसकी कैसी वेग हो जाएगी, कैसी वेलोसिटी हो जाएगी, नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी।
तो आगे का जो पॉइंट है, यह एक अदिश राशि है। जो चाल होती है वह एक अदिश राशि है, क्योंकि उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती। जबकि वेग में यह वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें हमेशा दिशा की जरूरत होती है। तो वेग में परिवर्तन की दर, अब वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर क्या होती है वह हम जान लेते हैं। तो वैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या बताया था, औसत चाल के बारे में बात की थी। अभी हम बात करेंगे वेग में परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण के बारे में। एक्चुअल में वेग में जो परिवर्तन की दर जो होती है वो हम उसे आम बोलचाल में त्वरण, यानी कि आपने त्वरण नहीं सुना होगा तो एक्सेलरेशन सुना होगा, एक्सेलरेशन नहीं सुना होगा तो एक्सीलेटर तो सबने सुना होगा, क्योंकि बाइक जब चलाते हैं या फिर हम स्कूटी चलाते हैं तो, या फिर जो भी गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक्सीलेटर जरूर दिया होता है। तो वह एक्सेलेरेशन यानी कि त्वरण ही है, जो त्वरण ही है। त्वरण किसी व्यक्ति या वस्तु के वेग में समय अनुसार परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है, किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। त्वरण भी एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है वो भी देख लेते हैं। जब किसी वस्तु के एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है, इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तन होता है, इसका मान विभिन्न समयों पर विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य रहता है। क्या अब हम इस वस्तु के वेग के बारे में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए वेग में परिवर्तन कैसा होता है, मैं बता देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बराबर कुल टोटल जो समय लिया गया है। मान लीजिए आप 20 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर, मान लीजिए आप कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रहे थे, बाइक चला रहे थे। आपको लगा कि नहीं, मैं अपने जो भी गंतव्य स्थान पे, जिस भी गंतव्य स्थान पे जा रहा हूँ वहाँ पर मैं जाने से लेट हो जाऊँगा। तो आप क्या करेंगे, तो आप स्पीड और बढ़ा देंगे, यानी कि एक्सेलरेट कर देंगे, एक्सीलेटर को और थोड़ा घुमाएंगे, तो वह आपकी जो स्पीड थी वो 10 से बढ़ के कितनी होगी, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई आपकी। तो आपका जो डिफरेंस निकल के आएगा वह क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। मान लीजिए ये फॉर्मूला इंग्लिश में हम लिखते हैं a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब हम इससे एक्सीलरेट निकालेंगे कैसे, v क्या होता है, u क्या होता है, मैं ये आपको बता देता हूँ। तो ये u होता है जो प्रारंभिक वेग है। आपने प्रारंभ कहाँ से किया है, कैसे किया है, प्रारंभ तो 0 से होता है, लेकिन जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वहाँ पर आपका प्रारंभ जो चेंजिंग आई कहाँ से आई, आपको 10 किलोमीटर, यानी कि आप एक समान चाल से चल रहे थे जब, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे थे, तो आपको लगा कि नहीं मैं लेट हो जाऊँगा और आपने एक्सेलरेट कर दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई अब आपकी। तो आपका जो प्रारंभिक पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बदल कर कितना हो गया, कितना आपने, आपकी फिर दोबारा जो दूसरी चाल थी वो क्या हो गई, वी वाली जो थी वो कितनी होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बदली हुई चाल होती है उसे हम वी से डिनोट करते हैं। तो समय हमारा वही रहता है कि भाई समय में चेंजिंग नहीं आ सकती, क्योंकि आप मान लीजिए 1 घंटे में दूरी तय कर रहे हो 20 किलोमीटर, और उस फिर वही 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो, समय उतना ही है लेकिन आपने दूरी तय करी, यानी कि जो भी आपका जो चेंजिंग आई है वो केवल दूरी में आई है, यानी कि समय में, क्योंकि समय हमेशा उतना ही मिलता है आपको, समय में हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। समय हमेशा 60 मिनट का ही होता है 1 घंटा, उसमें हम ना बढ़ा सकते हैं ना फिर घटा सकते हैं। तो अब जो उन दोनों का डिफरेंस होता है उसमें अगर हम समय का भाग दे दें, मान लीजिए हमारा प्रारंभिक चाल कितनी थी, 10 किलोमीटर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन उसके बाद हमने चाल को बढ़ाकर कितना कर दिया, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जो बड़ा पार्ट होता है उसमें से छोटे को घटा दीजिए, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। हम ये लिख सकते हैं कि a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर लिखा जाए
मान लीजिए पहले हमारी चाल थी 10, फिर कितनी हो गई 15, तो हम यहाँ पर 15 लिख लें। माइनस कितनी पहली चाल कितनी थी 10 जो प्रारंभिक चाल थी, और हमने समय कितना लिया, समय लीजिए मान लीजिए 1 घंटा, तो हमारी कितनी चाल निकल के आएगी, 15 में से 10 गए तो 5, समय कितना लगा 1 घंटा, तो हमारी कितनी चाल हो गई, तो कितना निकल के आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम त्वरण को हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी क्या होती है, तो दूरी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपके घर से जो आपका स्कूल है, या फिर आप मंदिर जाते हैं, या फिर कहीं पार्क में घूमने जाते हैं, तो उनके बीच में जो टोटल लंबाई होती है, उनके बीच में जो टोटल दूरी होती है, मान लीजिए आपने एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए, तो जो आपने टोटल दूरी तय करी, जो टोटल आपके उन दोनों के पॉइंट के बीच में, आपके घर के या पार्क के या फिर आपके घर के या स्कूल के बीच के दोनों के बीच में जो दूरी, जो लंबाई है, उसी को हम दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए दूरी, जैसे यहाँ ये आपका यहाँ पर घर है, सॉरी, मान लीजिए ये आपका यहाँ पर घर है, आपने चलना स्टार्ट किया ऐसे, यहाँ से आप पहले स्ट्रेट गए, फिर आप दाएं घूमे, फिर आप बाएं घूमे, और यहाँ पर आपका मान लीजिए स्कूल है। क्या है यहाँ पर, स्कूल। एच से डिनोट कर देता हूँ घर को, एच से डिनोट कर देता हूँ, एच मीन्स होम। मान लीजिए आप यहाँ पर 3 किलोमीटर चले और आप यहाँ पर चले 2 किलोमीटर, या फिर मान लीजिए आप यहाँ पर सॉरी, एक मिनट में दोबारा से बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ आपका घर है, यहाँ से आप चले इस दिशा में 4 किलोमीटर, फिर आप दाएं मुड़ के आप चले 3 किलोमीटर, यहाँ पर आपका मान लीजिए स्कूल है, स्कूल एस, और आपका जो घर है वह एच। तो अब यहाँ पर जो आपने टोटल दूरी कितनी तय करी, जो आपकी टोटल लंबाई है वह कितनी है, 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, टोटल लंबाई कितनी होगी 7 किलोमीटर। तो यह जो घर से लेकर स्कूल तक की जो दूरी है वह कितनी है, 7 किलोमीटर, यानी कि टोटल लंबाई कितनी है, जो टोटल लंबाई है उसी को हम दूरी कहते हैं। दूरी को हम हमेशा डिस्टेंस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, और इसीलिए इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। जो इसका ऐसा ही मात्रक है वह मीटर है, या फिर किलोमीटर, या सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी, आप जो भी मान चाहें। जो इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है वह होता है एक्चुअल में पारसेक, लेकिन पारसेक को उतना नहीं मापा जाता। हमेशा हम ज़्यादातर जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है वह प्रकाश वर्ष पूछा जाता है, क्योंकि वह हमें सुनने में ऐसा लगता है कि प्रकाश वर्ष यानी कि समय का मात्रक होगा, तो कई बार गलती से बच्चे समय को टिक कर देते हैं। किसको समय का टिक कर देते हैं, समय को। लेकिन जो एक्चुअल में दूरी का मात्रक है वह क्या है, डी। चलिए अब हमने दूरी को जान लिया है, अब हम जान लेते हैं विस्थापन को, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो स्थानों या फिर बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम
विस्थापन कहते हैं। इसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। किससे लिखते हैं? कैप स्मॉल एस से। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए दो बिंदु हैं, यहाँ से जब आप यहाँ चले, अभी जो आपका ये घर था, यहाँ से आप स्कूल की तरफ बढ़े, तो आपने यहाँ पर 4 किलोमीटर की दूरी तय करी और यहाँ पर 3 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो टोटल दूरी हमने कितनी तय करी? 7 किलोमीटर। यह क्या है? हमारी दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन क्या कहता है कि हमें दूरी तो चलनी है, लेकिन न्यूनतम दूरी चलनी है, हमें ज़्यादा दूरी नहीं चलनी, हमें चलनी है न्यूनतम। तो न्यूनतम कैसे चली जाए? तो न्यूनतम कैसे चलेंगे? हम घर से सीधा ऐसे जाएं अगर हम, तो ये क्या होगी? न्यूनतम दूरी हो जाएगी। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का अगर आपने मैथ पढ़ा है तो आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के आएगी 5 किलोमीटर। तो यह जो 5 किलोमीटर निकल के आया है, यह है इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। तो इसका आंसर निकल के आया 5 किलोमीटर। जो विस्थापन कितना हुआ? 5 किलोमीटर। इस बात को इससे कोई मतलब नहीं है, इसी रास्ते से कोई मतलब नहीं है कि रास्ता इसे कहीं भी मिले ना मिले। आप सॉरी, आपने दूरी तय करी, ऐसे तय करी, ऐसे 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 ऐसे, इसे इस बात से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर क्या बना हुआ है, आपको क्या रास्ता है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, इससे इसे कोई मतलब नहीं है। इसे किससे मतलब है? बस और बस न्यूनतम दूरी से। मान लीजिए रास्ता आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कहीं जाते हैं, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट करिए बी पॉइंट के लिए। तो रास्ता क्या दिया हुआ है हमारा? ये वाला रास्ता दिया हुआ है। तो आप ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, इस वे से जाएंगे, इस वे से जाएंगे और फाइनली इस वे से चल के यहाँ बी पॉइंट पर पहुँचेंगे। तो यह क्या? आपने दूरी तय करी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। इसे क्या है? इसे मतलब ये है कि हमें तो न्यूनतम दूरी तय करनी है। इसे बीच में रास्ते में क्या है, ये फटाक से यहाँ पहुँचेगा। जो आपने यहाँ मान लीजिए 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितनी तय करी आपने? 5 2 7 9 2 11 3 15 14 और 5 19 किलोमीटर। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये क्या करेगा? यहाँ से जाएगा डिस्प्लेसमेंट और बी पॉइंट तक सीधा पहुँचेगा, सीधा रास्ता खोजेगा। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? बी पॉइंट पर पहुँच जाएगा। और मान लीजिए यह न्यूनतम दूरी कितनी निकल के आई इसकी? 10 किलोमीटर। तो हमेशा या तो जो दूरी होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, सॉरी जो विस्थापन होता है, वह या तो दूरी के बराबर होता है या फिर हमेशा दूरी से कम रहता है, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको पढ़ाया, जब भी आपको डेफिनेशन बताई, उसमें यही बताया गया कि दो स्थान या फिर बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसकी दूरी कितनी होती है? न्यूनतम। जो दूरी होती है वह विस्थापन, सॉरी जो विस्थापन होता है वह दूरी से हमेशा या तो कम होता है या फिर उसके बराबर होता है, कभी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक दूसरी बात, जो हमारी स्पीड होती है, सॉरी स्पीड नहीं, जो दूरी होती है वह हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वह नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? मान लीजिए आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया अपने घर से और इस वे में गए, फिर इस वे में गए और फिर इस वे में गए और यहाँ पॉइंट पर आकर आप रुक गए। ये वाले पॉइंट पे आप यहाँ पर आकर रुक गए। तो हमें विस्थापन को क्या चाहिए? विस्थापन को तो न्यूनतम दूरी चलनी है। कैसी चलनी है? न्यूनतम दूरी चलनी है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या चीज़ किस वे में। तो हमने जब हम दूरी चलते हैं तो वो हमेशा, मैंने बताया अभी आपको, कोई पॉजिटिव होता है। तो वो यहाँ पर पॉजिटिव चला, यहाँ पर भी चला और फिर फाइनली यहाँ पर चल के आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में क्या है? वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर लेगा, यानी कि नेगेटिव वे में वो उल्टा भी चल सकता है। तो हमेशा विस्थापन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। विस्थापन कैसा होता है? नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, जबकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। आइए इन दोनों के बारे में कुछ अंतर जान लेते हैं। अंतर क्या होता है कि दूरी एक अदिश राशि होती है। नंबर एक क्या है दूरी का? कि यह एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरी क्या है कि दूरी हमेशा सदैव धनात्मक होती है। दूरी हमेशा ही
धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब हम जान लेते हैं सॉरी, दूरी का परिमाण विस्थापन के बराबर या फिर उससे अधिक हो सकता है। जो उसकी वैल्यू होती है दूरी की, मान लीजिए, तो वह हमेशा परिमाण के, जो दूरी का परिमाण होता है वह विस्थापन के या तो बराबर होगा या फिर उससे अधिक होगा। मान लीजिए बराबर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो ये है, इसके सामने यहाँ पर एक ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दूरी भी 10 किलोमीटर है। अब विस्थापन हमें कहीं जाना नहीं है, केवल इन दो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ही चलना है, तो विस्थापन 10 किलोमीटर ही होगा, विस्थापन भी तो 10 ही किलोमीटर होगा। इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पर जाकर रुक जाएगा, वो उसकी दूरी कम कर देगा, नहीं हो सकता ऐसा। तो इसलिए 2 पॉइंटों के बीच की जो दूरी है, केवल उसमें वो 2 ही पॉइंट है, तीसरा कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि कोई घुमाव नहीं है, यहाँ पर कोई रोड नहीं है दूसरा, केवल स्ट्रेट है। तो यहाँ पर इन दोनों का मान बराबर है, या तो वही मैंने बताया, या फिर ज़्यादा हो सकता है, दूरी का मान हमेशा ज़्यादा हो सकता है। जो मैंने अभी पिछला ग्राफ बनाया था, जैसे मानो कि ये वाला है, यहाँ से आप ऐसे चले, फिर ऐसे चले और फिर ऐसे चले यहाँ पर, तो ये कैसे ना हो गई, ये मान लीजिए यह 4 किलोमीटर है, यह 3 किलोमीटर है, यह 5 किलोमीटर है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है मान लीजिए, तो ये कितना हो गया टोटल, 4 + 3 + 5 कितना हो गया, 12 किलोमीटर टोटल दूरी कितनी हो गई, 12 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन यहाँ से मान लीजिए ये 3 ही किलोमीटर है, तो वो तो उल्टा चल गया वहीं पर, उसे तो चलने की ज़रूरत ही नहीं है, बेशक वो ऋणात्मक वे में चला, लेकिन उसने दूरी कितनी तय करी, 3 किलोमीटर। या तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दूरी होती है, दूरी का जो परिमाण होता है, जो उसका मान होता है, वह हमेशा या तो विस्थापन के बराबर होगा या फिर उससे अधिक होता है। जबकि विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, वह डिस्टेंस के या तो बराबर होगी, यानी कि जब 2 पॉइंट होते हैं उनके बीच में कोई और रास्ता नहीं है, मान लीजिए ये वाला, अब उसे दूरी कह लें या डिस्टेंस कह लें, दोनों को एक ही बात है, 10 किलोमीटर। ये डिस्टेंस भी हो गया और आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो वह या तो ज़्यादा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है दूरी का, या तो बराबर हो सकता है या फिर कम होता है हमेशा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूरी समय का ग्राफ, दूरी और समय का ग्राफ है, मान लीजिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये इससे हम सूत्र बनाते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उनके लिए 3 सूत्र दिए हुए होते हैं। एक पहला सूत्र है A = V - U/T, जो मैं आपको पीछे पहले ही बता चुका हूँ, शायद आपने गौर नहीं किया। ये वाला, यही है पहला सूत्र आपका, जो गैलीलियो ने 3 जो सिद्धांत दिए थे वह ये है। तो इसको हम ग्राफीय भाषा में पढ़ें या फिर हम कैसे भी पढ़ें, हमें पढ़ने से मतलब है, केवल जो हमारी समझ में आना चाहिए बस। तो हमने त्वरण के बारे में क्या पढ़ा, अभी हम जान लेते हैं कि A = V - U/T, यही तो पढ़ा। जो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीपल कर लें, इसके नीचे 1 रख के, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसका, तो क्या हो जाएगा, V - U = AT। अभी हमें ये अटपटा लग रहा है, अभी हम क्या करते हैं, V = U + AT, यह हमारा फॉर्मूला है, यही इससे निकल के आया है। कैसे आया, तो V को हमने यहीं छोड़ा, U को हम पाथवे दूसरे साइड में ले गए, एक ही साइड AT की साइड में ले गए, तो वहाँ पर U नेगेटिव है, जब दूसरी साइड में जाएगा तो पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, V = U + AT। यही गैलीलियो का पहला गति का सिद्धांत है। पहला समीकरण क्या है, यही है, V = U + AT, इसे गैलीलियो का पहला समीकरण कहते हैं। पहला समीकरण समझ में आ गया। आइए अब दूसरा समीकरण के बारे में जान लेते हैं, जो ग्राफीय प्रदर्शन है जो दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा जो है, मान लीजिए ये है आपका, ये वाला ग्राफ दिया हुआ है मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ नया पेज पर।
मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पर। ये मान लीजिए ये ग्राफ है, ये इसको हम डिनोट करते हैं ए से, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, और जो हमारा इसको मानते हैं हम हमेशा ओ, पोल को जो माना जाता है हमेशा ओ माना जाता है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि सब एक समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपको। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कौन सा है? ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक। तो हम समलंब को क्या नाम दे सकते हैं? ओ ए बी डी। क्या नाम दें हम? समलंब का नाम क्या है? ओ ए बी डी। यह आपको समझ में आ गया? तो इसमें आपको दो चित्र दिखाई दे रहे होंगे। एक तो यह आयत दिखाई दे रहा है ओ ए सी डी वाला ये, और एक आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ए बी सी। आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं ना। अब हम इन दोनों के बारे में चलेंगे। तो हमें किसके सापेक्ष निकालना है ये? अभी मैंने आपको डिनोट नहीं किया, सॉरी मैं भूल गया। मैं अभी और दोबारा से डिनोट कर देता हूँ। तो ए पॉइंट है, यहाँ पर हमने क्या माना है इसको यू, और ई पॉइंट को वी, जबकि डी पॉइंट को क्या माना है? टी। तो हम टी के सापेक्ष चलेंगे। अब अभी समलंब चतुर्भुज क्या था? ओ ए बी डी। हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो टी बराबर आयत ए, सॉरी ए नहीं ओ, ओ ए सी डी। तो आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हम सभी जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम जानते हैं, सॉरी सारा मिट गया, दोबारा से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, दोबारा से बना लेते हैं। तो टी बराबर ओ ए सी डी, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा लंब गुणा आधार, जिसे बी बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो अब एल को क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर एल जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था, वहाँ पर ग्राफ कहाँ है आपका? ग्राफ ये रहा, ये आपका ग्राफ है। अरे ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ओ को माना है, ए माना है, बी सी डी, यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, मतलब थोड़ा चेंजिंग है ए बी सी डी में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए। तो ये जो पॉइंट दिया है ओ ए, ये क्या है? इसकी चौड़ाई यानी कि बी, और ओ सी या फिर ए डी, इन दोनों में से किसी को मान सकते हैं। लंबाई इसकी दोनों ही है और दोनों बराबर हैं, तो क्या मान लेते हैं इसको? एल। त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर अगर हम मानते हैं तो यह हमारा एल है, और ये क्या है? आधार। आधार कितना है? ए डी। ए डी क्या है? आधार। और ऊंचाई कितनी दी है? बी डी। यह क्या है इसकी? एच।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए इसी में बता देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये रहा, यहाँ पर दिया हुआ है ओ ए बी सी का क्षेत्रफल जो कि एक समलंब है। तो आयत क्या है, ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसमें यहाँ पर अलग अलग नाम दिया हुआ है, मैंने वहाँ पर अलग अलग नाम डिनोट किया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लें। तो यहाँ पर आयत क्या है, लंबाई कितनी है इसकी ओ ए, और चौड़ाई कितनी है ओ सी। सॉरी, चौड़ाई लंबाई कहीं भी कैसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणा ऊंचाई। तो ओ ए को यहाँ पर देखेंगे, ओ ए को क्या डिनोट किया गया है, यू से डिनोट किया गया है। कैसे डिनोट किया गया है, यू से। जबकि ए डी को कैसे डिनोट किया गया है, टी से। क्या डिनोट किया गया है, टी से। यहाँ पर ये टी दिखाई दे रहा है आपको। बी डी कहाँ है इसमें, बी ऊपर है, बी से डी तक, बी से डी को क्या माना गया है, ए टी। क्या माना गया है, ए टी। ठीक है, क्योंकि यह ये वाली, इसको ए टी माना गया है, ए से लेकर बी तक के पॉइंट को। तो बी डी को ए टी मान रखने पर जब हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि एस बराबर, तो हम ओ ए की जगह रखेंगे यू, ओ सी की जगह रखेंगे टी, ए डी की जगह क्या रखेंगे टी, और बी डी की जगह क्या रखेंगे ए टी। तो जब इसको हम फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को, तो निकल के क्या आएगा, ये निकल के आएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ना समझ में आया हो तो मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बुक्स को अगर सब कुछ समझ में आता तो टीचर्स को कौन पूछता। बुक्स सब कुछ नहीं होता, बुक्स को खुद को मेहनत करनी पड़ती है, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है किसी चीज़ को, तब जाके आपको एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का। तो अभी हमारे पास क्या था, ओ ए, सॉरी, एस बराबर यू इंटू टी प्लस 1/2 ए, सॉरी ए नहीं टी इंटू ए टी। अब u को गुणा t से करेंगे तो डायरेक्टली लिख लें यू टी प्लस 1/2, टी का गुणा t से करेंगे तो t का स्क्वायर और a, तो ए टी स्क्वायर। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह क्या है, यह गैलीलियो का द्वितीय समीकरण है। अब तीसरा समीकरण आता है। तीसरा समीकरण क्या है, तीसरा समीकरण है वेग, स्थिति और संबंध। वेग और स्थिति के लिए संबंध है, समीकरण है। तो वही वाला फॉर्मूला है, उसी जो पहला वाला जो हमारा ग्राफ दिया हुआ उसी ग्राफ में चलना है हमें। ग्राफ आप ऊपर दिया हुआ है वो आप देख लेना, मैं आपको और दोबारा से दिखा देता हूँ। ये इस वाले ग्राफ में चित्र है 8.8। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पीडीएफ की टेंशन ना लें, वो हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे ही आपको वीडियो देखते हैं, वीडियो तुरंत ख़त्म होने के बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए आगे जो तीसरा समीकरण है उसके बारे में जान लेते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि समलंब क्या था, समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, अब हम डायरेक्टली निकालें तो ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी बटे 2। समलंब डायरेक्टली अगर उसका हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, ओ ए को ओ बी में जोड़ दें और उसका ओ सी से कर दें गुणा, और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो ओ ए यहाँ पर हमारे पास u दिया हुआ है, बी सी वी दिया हुआ है और ओ सी टी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि s बराबर u प्लस वी इंटू टी बाई 2।
अब टी को आपने ध्यान दिया होगा, जब हमने त्वरण निकाला था तो वहाँ पर क्या था, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। अगर टी को हम एक ही जगह रखें और टी की जगह ए रखें, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ए की जगह टी आ जाएगा और टी की जगह क्या आ जाएगा, ए। तो हम पाएंगे टी की जगह क्या रख सकते हैं, v माइनस यू बट्टे ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा एस बराबर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन ए, क्या निकल के आएगा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास निकल के आएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन इक्वल टू 2as। क्या निकल के आएगा, 2as। तो अगर हम इसको और सीधा करके लिख लें तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as। क्या लिखेंगे हम, वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो यही यहाँ तक ही था ये चैप्टर, और इसके बारे में और आगे का चैप्टर दिया हुआ है, गति के बारे में ही है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और हमने आपको टेलीग्राम चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप PDF भी इसकी प्राप्त कर सकते हैं, हमने वहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।